हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राक्षी क्लासेस एंड टुडे आज से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में हम इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिवीजन के लिए आपके। ठीक है, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में अगर मैं बात करूं बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स में, अगर आप देखें फोर्थ सेमेस्टर में जो एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैं रेगुलर कोर्स की बात कर रही हूँ, ओपन कोर्स की बात नहीं कर रही हूँ। तो उसमें जब ये 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है तो आप पहले चैप्टर्स में जो आप पढ़ते हो उसमें ये है कि टाइम सीरीज़ के 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं। उसमें से जो एक कॉम्पोनेंट है आपका सेक्युलर ट्रेंड, जो ट्रेंड है उसको मेजर्स करने के लिए 4 मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका फ्री हैंड कर्व, एक आपके पास होता है मूविंग एवरेज मेथड, एक होता है सेमी एवरेज मेथड और एक होता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये तो हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ के चैप्टर 1 में बात करते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ के चैप्टर 2 की बात आती है जिसपे हम सेकेंड डिग्री का पैराबोलिक ट्रेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं या एक्सपोनेंशियल ट्रेंड बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास थर्ड चैप्टर एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में हमें सीजनल वेरिएशंस को मेजर करने के हमारे पास फिर से 4 मेथड्स हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाऊंगी जिससे आपका एक पर्टिकुलर टॉपिक्स प्रिपेयर्ड हो जाए। ठीक है, ये अभी जो हमारा लेसन होगा ये हमारा पहला लेसन है, लेसन नंबर 1, और इसमें जो मैंने टॉपिक उठाया है क्वेश्चन रिलेटेड वो है फिटिंग अ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक इक्वेशन। राइट, सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन या आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो। ठीक है, तो इसके थ्रू हम इस वीडियो के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि अगर हमें क्वेश्चन में आता है कि हमें सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पैराबोलिक ट्रेंड फिट करना है तो हमें कैसे फिट करना है, ये आपको इस वीडियो के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो कोर्स है ये BBA एज वेल एज बीकॉम प्रोग्राम एज वेल एज बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ एक बार ज़रूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर रिवीजन ज़रूर देखें। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडेक्स नंबर्स से भी प्रोवाइड कर दी गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडेक्स नंबर्स में हम पार्ट नंबर 5 तक आ चुके हैं। दैट मीन्स 5 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी वहाँ सॉल्व करा चुकी हूँ। आज मैंने ये नया सीरीज़ स्टार्ट की है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, इसमें भी हम धीरे धीरे पार्ट नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। जैसी कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, और वीडियो में अगर कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर के साथ। ओके, अब सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग डेटा यूजिंग अ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड। देखो यहाँ पे डायरेक्टली हमें नहीं बोला कि फिट अ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड, हमें यहाँ पे बोला है ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। और ट्रेंड वैल्यूज बेटा पहले इक्वेशन बनेगी तभी ट्रेंड वैल्यूज निकलेगी। तो इसका मतलब है मुझे अपना ये जो डेटा गिवन है उसमें पहले सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को यूज़ करके मुझे क्या करना है, ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। एंड ऑल्सो मेक अ फोरकास्ट फॉर 2003, और आपको एक फोरकास्ट करना है कि कितना प्रोडक्शन होगी या कितना आउटपुट होगा या कितना सेल्स, जो भी आपको डेटा गिवन होगा उसमें आपको फोरकास्ट करना है फॉर द ईयर 2003। अब आपको ईयर गिवन है और आउटपुट गिवन है। आउटपुट मीन्स इवन आपकी प्रोडक्शन। 1994 में इट इज़ 100, 1995 में इट इज़ 107, 1996 में 128, 1997 में 140, 1998 में 181, 1999 में 192 और 2000 में 200। बट हमें किसके ईयर की प्रेडिक्शन करनी है, 2003 की। ठीक है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। पहले आप सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उस इक्वेशन को यूज़ करके आप ट्रेंड वैल्यूज निकालेंगे और उसके बाद उसी इक्वेशन को यूज़ करके आप फोरकास्टिंग करेंगे फॉर द ईयर 2003। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन लेवल पे। देखिए सॉल्यूशन, फिटिंग ऑफ सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईयर। ठीक है, ईयर के बाद आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन। आपने जो ईयर आपको गिवन है वो लिख देना है। प्रोडक्शन मीन्स जो आपको वैल्यूज़ गिवन है। और हमेशा याद रखना जो भी आपको डेटा गिवन होगा उस डेटा में जो ईयर्स होंगे वो ईयर्स ही रहेंगे, जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी उनको क्या डिनोट करेंगे आप, वाई के नाम से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ वाई लिखा हुआ है। फिर आप डिविएशंस लेंगे, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन ईयर से, वो आप देखेंगे। जो आप डिविएशंस लेंगे उनको आप क्या नाम देते हैं, एक्स।
आपने जैसे ही x निकाल लिया तो अब आप क्या निकालेंगे एक्स वाई, फिर आप इस x का स्क्वायर करेंगे, इसी x का आप क्यूब करेंगे और इसी x का आप x की पावर 4 करेंगे। जो आपने एक्स स्क्वायर निकाला उसको आप क्या करेंगे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको कब याद रखनी है, जब आपको सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन बनानी है। तो आपको x चाहिए, फिर एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, x की पावर 4 चाहिए और एक आपको एक्स वाई चाहिए और एक आपको एक्स स्क्वायर वाई चाहिए। ये चीज़ें आपको खुद बेटा याद रखनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या चाहिए। अब देखो ईयर गिवन है, y की वैल्यूज़ भी गिवन है, अब हमें x की वैल्यू देखनी है। x की वैल्यू कहाँ से पता चलती है, ओरिजिन ईयर से, और ओरिजिन ईयर कैसे पता चलता है, मिडिल ईयर से। अब ध्यान से देखो, पहले की बताओ ये n कितना है, n मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज आपका n क्या है बेटा 7। ठीक है, अब ध्यान से आप देखो n आपका क्या है 7, 7 इज एन ऑड नंबर। 7 को अगर आप 2 से डिवाइड करते तो बेटा क्या आता है 3.5, राइट। 3.5 में मैंने आपको क्या बताया था, फ्रैक्शनल नंबर को आपको इग्नोर करना है, आपको सिर्फ होल नंबर को याद रखना है। तो 3.5 में बेटा 0.5 जो होता है वो फ्रैक्शनल नंबर होता है और जो 3 होता है वो आपका होल नंबर है। इसका मतलब जो पहला पार्ट आप बनाएंगे उसमें 3 ईयर्स होंगे और जो सेकेंड पार्ट आप बनाएंगे उसमें 3 ईयर्स होंगे। ये 3 ईयर्स इधर आ गए और 3 ईयर्स इधर आ गए, 3 + 3 होता है 6 बेटा, पर ईयर्स हैं कितने 7, इसका मतलब एक ईयर रह गया रिमेनिंग। तो जो ईयर बीच में रह गया उसको क्या बोलते हैं हम, मिडल ईयर, और उसको नाम क्या देते हैं हम, ईयर ऑफ ओरिजिन। क्लियर हुआ पॉइंट। इसका मतलब है अगर आप वापस से अपने ईयर की टेबल में आए, पहले पार्ट में 3 ईयर्स आएंगे, तो ये पहला पार्ट हो गया, 3 ईयर्स आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर से नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से 3 ईयर्स, तो ये दूसरा पार्ट हो गया, 3 ईयर्स आ गए बेटा। जो ईयर बीच में रह गया इसको क्या बोलते हैं, मिडल ईयर। दैट मीन्स ये ईयर ऑफ ओरिजिन है और डिविशंस कहाँ से ली जाएंगी, 1997 से। देखो मैंने लिखा है डिविशंस टेकन फ्रॉम 1997, डिविशंस कहाँ से ली जाएंगी, 1997 से। ये क्लियर हुआ कि 1997 क्यों चूज़ किया गया। जो भी आपका मिडल ईयर होगा वही एज अ ईयर ऑफ ओरिजिन चूज़ किया जाएगा। क्लियर, ओके। अब आगे देखो बेटा, 1994 माइनस 1997 -3, 1995 माइनस 1997 इज -2, 1996 माइनस 1997 इज -1। आपको यहाँ पे डायरेक्टली सारे ईयर्स लिखते जाने हैं और यहाँ पे जो माइनस वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी, आपकी ईयर ऑफ ओरिजिन आएंगी। क्लियर, ओके। 1997 माइनस 1997 0, 1998 माइनस 1997 इज इक्वल टू 1, 1999 माइनस 1997 इज इक्वल टू 2 एंड 2000 में से 1997 गया तो इट इज़ इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर। ये मेरे पास x आ गया। क्लियर, जैसे ही मेरे पास x आ गया अब मैं क्या निकालूंगी, एक्स वाई। इस x को y से मल्टीप्लाई करना है। 100 को -3 से मल्टीप्लाई किया -300, 107 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ -214, 128 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -128, 140 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 0, 181 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 192 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 384, 200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 600। यहाँ तक क्लियर, ओके। इसके बाद अब आप क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा बेटा, ये जो एक्स है इसकी स्क्वायर कर दो। -3 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब आप माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स प्लस। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्क्वायर्ड वैल्यू हमेशा प्लस आती है बेटा। -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। इसके बाद अब आपको क्या करना है, एक्स क्यूब निकालना है। व्हाट डज दिस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का मतलब है एक्स इंटू एक्स। या तो आप ऐसे कर लो, 3 बार एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, या एक्स क्यूब आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जो आपने एक्स स्क्वायर निकाला उसमें आप एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, बात बराबर है, वो आपकी चॉइस है। एक्स क्यूब या आप एक्स की वैल्यू को 3 बार मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से, या एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे करना है। बात समझ आइए, क्लियर हुआ पॉइंट, ओके। अब देखो आगे मैं कर रही हूँ, एक्स क्यूब निकालना है बेटा। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू -3 इज -27, 4 इंटू -2 इज -8, 1 इंटू -1 इज -1, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 4 इज 8 एंड 3 इंटू 9 इज 27। मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुआ पॉइंट।
फिर आपको क्या निकालना है, x4। अब x4 कैसे निकलेगा, x4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, एक्स क्यूब को आप x से मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ आ रही है, एक्स क्यूब को x से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो एक्स क्यूब को x से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स क्यूब ये रहा और x ये रहा। -27 को -3 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 81। -8 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 16। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 1। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 16। 3 को 27 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 81। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके। इसके बाद अब आप क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वेयर वाई। दिस इज एक्स स्क्वेयर एंड दिस इज वाई। 100 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 900। 107 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 428। 128 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 128। 140 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0। 181 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 181। 192 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 768। 200 को 9 से मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 1800। क्लियर? ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इन सारी वैल्यूज़ का सिग्मा करेंगे आप। ये y है तो सारे वैल्यूज़ को y को सिग्मा किया तो सिग्मा y कितना आ रहा है, 1048। ये x है, सारे x का सिग्मा किया तो ये कितना आ रहा है, 0। फिर ये एक्स स्क्वेयर वाई है, सारे एक्स स्क्वेयर वाई का सिग्मा किया तो सिग्मा एक्स स्क्वेयर वाई आप ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये कितना आ रहा है, 4205। फिर सारे एक्स फोर का सिग्मा किया, 196। सारे एक्स क्यूब का सिग्मा किया, 0। सारे एक्स स्क्वेयर का सिग्मा किया, 28। सारे एक्स वाई का सिग्मा किया, 523। ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो या तो बेटा या हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं या हम शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। डायरेक्ट मेथड वहाँ पे लगेगा जहाँ पे सिग्मा एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज सिग्मा एक्स क्यूब इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये याद रखना, डायरेक्ट मेथड वहाँ लगेगा जहाँ पे ये टेबल बनने के बाद सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही और सिग्मा एक्स क्यूब की वैल्यू भी 0 के इक्वल नहीं आ रही। पर अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में सिग्मा एक्स 0 के इक्वल है और सिग्मा एक्स क्यूब भी 0 के इक्वल है। तो जहाँ पर भी सिग्मा एक्स 0 के इक्वल आ जाए और सिग्मा एक्स क्यूब 0 के इक्वल आ जाए, वहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, शॉर्टकट मेथड लगेगा अंडर सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन। बात याद रहेगी आपको, ये लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पर भी सिग्मा एक्स 0 के इक्वल हो जाए और सिग्मा एक्स क्यूब 0 के इक्वल हो जाए, वहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, शॉर्टकट मेथड लगेगा। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, जब हम शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं तो हमारी इक्वेशंस क्या होती हैं, हमारी इक्वेशंस होती हैं सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस सी एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सी सिग्मा एक्स फोर। ये इक्वेशंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है जब आप शॉर्टकट मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। और ये इक्वेशंस होंगी ही शॉर्टकट मेथड में, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में इक्वेशन ज़्यादा होती है। बात समझ आइए। आपको सिंपली में क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, दिस कि डायरेक्टली जब आप डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। और जब आप शॉर्टकट मेथड लगाते हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि हमने ए का फॉर्मूला बना दिया, बी का फॉर्मूला बना दिया और सी का फॉर्मूला बना दिया। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन बना रहे हैं तो आपको शॉर्टकट मेथड अगर लगाना है तो आपको डायरेक्टली ए का फॉर्मूला क्या है, बी का फॉर्मूला क्या है और सी का फॉर्मूला क्या है, ये याद रखना है, ठीक है। अब अगर आप देखें इन फॉर्मूलेज में ए के फॉर्मूले में सी भी आ रहा है तो हम तो यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो मुझे ए की वैल्यू पता है ना मुझे सी की वैल्यू पता है। सी के फॉर्मूले में सी का फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। इवन हम बी का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम बी की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम सी की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम ए की वैल्यू निकालेंगे। बात क्लियर हुआ? तो अब देखो बेटा, बी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब मुझे सिग्मा एक्स वाई भी चाहिए और सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो आप वापस से टेबल पे आइए, सिग्मा एक्स वाई ये रहा, ये कितना है बेटा, 523 और सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, इट इज़ 28। दैट मीन्स 523 और 28 वैल्यू चाहिए हमें। क्लियर? तो देखो सिग्मा एक्स वाई कितना है, 523 और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है, 28। 523 को 28 से डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा है, 18.68। दैट मीन्स मेरे बी की वैल्यू क्या आ गई, 18.68। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की। सी की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूले पे देखेंगे। फॉर्मूले में देखो मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज़ दिस एन, एन कितना था अभी बताया था, कितने ईयर्स थे, 7। फिर हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए और सिग्मा वाई चाहिए।
अगर हम एक्स स्क्वायर वाई पे देखें टेबल पे, तो एक्स स्क्वायर वाई बेटा कितना है 4205, और सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 28, ठीक है, और सिग्मा एक्स फोर कितना है 196। तो वापस से आप अपने फॉर्मूले में आएंगे, तो ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मैंने डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है। एन इज आपका 7, सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू पुट होगी, फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर 28 की वैल्यू पुट होगी, सिग्मा वाई की वैल्यू पुट होगी, फिर एन की वैल्यू पुट होगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी, और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो मैंने डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दी हैं। एन 7 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर 4205 इन माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर 28 इंटू 1048 की सिग्मा वाई है, एन 7 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर 4 एक्स की पावर 4, और ये बेटा सिग्मा एक्स स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर। 7 को 4205 से मल्टीप्लाई किया तो 29435 वैल्यू आती है। 28 को 1048 से मल्टीप्लाई किया तो 29344 वैल्यू आती है। 7 को 196 से मल्टीप्लाई किया तो 1372, और 28 का होल स्क्वायर कितना है 784। क्लियर हुआ? इसको फर्दर सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, c इज इक्वल टू न्यूमरेटर को सॉल्व करने पे 91 एंड डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पे 588। 91 को 588 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है 0.154। इसका मतलब है मेरे पास c की वैल्यू भी आ गई। अगर मेरे पास c की वैल्यू आ गई तो अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू क्या है बेटा, ये क्या है हमारा सिग्मा y है माइनस c, तो c ये रहा 0.154 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या है n। इसको फर्दर सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है मेरे पास 149.1। तो a की वैल्यू आ गई 149.1, b की वैल्यू आ गई 18.68, और c की वैल्यू आ गई 0.154। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ का यूज़ क्या है, क्योंकि हमें सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन बनानी है। तो सेकेंड डिग्री जो पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन होती है वो क्या होती है बेटा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन होती है। इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने वैल्यूज़ अभी निकाली है। तो देखिए, पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b एंड c। तो y इज इक्वल टू a 149.1 प्लस बी एक्स, b क्या है 18.68 प्लस सी एक्स स्क्वायर, c क्या है 0.154 एक्स स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन रेडी है। जब भी आप कोई ट्रेंड इक्वेशन लिखते हैं तो आपको उसमें लिखना होता है साथ में कि आपका ओरिजिन क्या है और आपका एक्स यूनिट क्या डिनोट कर रहा है। बेटा ओरिजिन ईयर हमने क्या लिया था, मिडल ईयर, और वो क्या था हमारा 1997। और ये जो एक्स यूनिट है, व्हाट दिस एक्स डिनोट, ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है, ये एक्स ये डिनोट कर रहा है कि हम 1 ईयर का गैप ले रहे हैं। अगर आप अपनी टेबल पे देखें तो आपकी जो टेबल वैल्यूज़ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1994, फिर 95, 96, 97। बेटा ये कितना गैप है, 1, ये 1 का गैप है, राइट। ये कितना गैप है, 1, दैट इज़ पर ईयर का गैप है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपकी जो एक्स यूनिट है वो 1 ईयर को डिनोट कर रही है, और ओरिजिन क्या है आपका 1997। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है फॉर डिफरेंट ईयर्स की। तो पहला हमारा क्या आता है 1994। अब आप देखें कि 1994 के लिए आपका एक्स क्या था। वापस से अगर आप टेबल पे आएँ तो देखो बेटा 1994 के लिए आपका एक्स क्या था, -3। वैसे ही 1995 के लिए एक्स क्या था, -2। 1996 के लिए एक्स क्या था, -1। 1997 के लिए एक्स क्या था, 0। 1998 के लिए एक्स क्या था, 1। 1999 के लिए एक्स क्या था, 2। 2000 के लिए एक्स क्या था, 3। ये हमें ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि एक्स क्या है फॉर द डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। अब वापस से अपने पेज पे आओ, आगे। हाँ, हमारी इक्वेशन क्या है, पहले इक्वेशन लिख लो, ये रही हमारी इक्वेशन। 149.1 प्लस 18.68 एक्स प्लस 0.14 एक्स स्क्वायर। बेटा 1994 के लिए एक्स क्या है, -3। कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह -3। 18.68 एक्स के साथ एक्स है तो एक्स की जगह -3। 0.154 के साथ एक्स स्क्वायर है तो जो आपका एक्स है उसका स्क्वायर कर दो। 149.1 ऐसे ही रहेगा। 18.68 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -56.04। 0.5154 को किससे माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से, क्योंकि -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 1.386। तो सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो ट्रेंड वैल्यू आ रही है किसकी, फॉर द ईयर 1994, इट इज़ इक्वल टू 94.4। क्लियर हुआ पॉइंट। वैसे ही अब नेक्स्ट ईयर्स की निकालनी है आपको। अब आप निकालेंगे 1995 की। 1995 के लिए एक्स क्या था, -2।
कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी ट्रेंड इक्वेशन है उसमें आपको x की जगह क्या पुट कर देना है, -2। 149.1 149.1 रहा। 18.68 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो 37.36। 0.154 को -2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इट इज़ 0.616। फर्दर सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 112.356। ये ट्रेंड वैल्यू है फॉर द ईयर 1995। फिर अब आप निकालेंगे 1996। 1996 के लिए हमारा x क्या है, -1। ये x मैं कहाँ से देख रही हूँ बेटा, ये x मैं टेबल में से देख रही हूँ जो आपने डिविजन्स निकाली थी। कुछ नहीं करना है, x की जगह सिर्फ क्या करना है, -1। 149.1 ऐसे ही रहा। 18.68 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -18.68। 0.154 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +0.154। फर्दर सॉल्व करने पे मेरे पास ट्रेंड वैल्यू आ रही है 130.574। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ओके। उसके बाद फॉर 1997 के लिए x क्या है, 0। 149.1 18.68 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। 0.154 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। तो मेरी ट्रेंड वैल्यू क्या आ रही है, 149.1 फॉर द ईयर 1997, क्योंकि यही हमारा ओरिजिन ईयर था। क्लियर? ओके, आगे देखिए नेक्स्ट ईयर के लिए। फॉर 1998 हमारा x क्या है, 1। तो y में x की जगह y की वैल्यू को निकालने के लिए हम x क्या पुट करेंगे, 1। तो देखो 1 और 1 का स्क्वायर। 149.1 149.1। 18.68 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 18.68। 0.154 को 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 0.154। y की वैल्यू क्या आ गई, 167.934। डन। फिर 1999 के लिए देखो x क्या है हमारे पास, 2। यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर देंगे, 2। तो 149.1 18.68 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 37.36 और 0.154 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। ठीक है। फर्दर सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 187.076। ये ट्रेंड वैल्यू है। फिर हम फॉर 2000 निकालेंगे। यहाँ पे हमारा x क्या है, 3। तो x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 3। 149.1 18.68 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 56.04 और 0.154 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1.386। फर्दर सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है, 206.526। ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि हमें ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है फॉर द डिफरेंट ईयर्स के। तो 1994 से लेकर हम 2000 तक की ट्रेंड वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। अब हमारे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया कि हमें एस्टिमेट करनी है क्या, एस्टिमेट करनी है प्रोडक्शन की वैल्यू फॉर द ईयर 2003। सबसे पहले बेटा हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो डिविजन्स लेनी पड़ेगी। डिविजन्स मतलब 2003 में से जो हमारा मिडल ईयर था 1997 उसको माइनस करना पड़ेगा। तो कितनी वैल्यू आ रही है, 6। तो यहाँ पे हमारा x क्या आ रहा है, 6। जो आपकी ट्रेंड इक्वेशन थी उसमें आप x की जगह क्या पुट कर देंगे, 6। 149.1 प्लस 18.68 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 112.08 और 0.154 को 6 के स्क्वायर दैट है 36 से मल्टीप्लाई किया तो 5.544। सारी वैल्यूज़ को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 266.724। इसका मतलब है कि जो ट्रेंड वैल्यू है फॉर द ईयर 2003 वो एस्टिमेटेड करके कितनी आई है, 266.724। बात क्लियर हुई है, आपको कंसेप्ट समझ आया है कि अगर आपके पास सेकेंड डिग्री पैराबोलिक ट्रेंड इक्वेशन आ जाता है ऑड नंबर के कंसेप्ट में तो आपको पूरा मेथड ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना है। क्लियर हुआ? ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। जो भी वीडियो अपलोड हो आप वैसे ही देख पाएँ। एंड प्लीज़ वीडियोज़ को देखें, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आई विल रिवर्ट बैक टू द आंसर। एंड कोई भी अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। And please share the videos with your friends so that they get benefited. So thank you so much. Bye bye. Take care.